तो फ्रेंड हम लोग आज इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन फिजिक्स IOQP का पेपर के सेकेंड पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा है आज क्वेश्चन नंबर 19 से। देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सर्टेन गैस इज एक्सप्रेस्ड एज C इक्वल टू CV प्लस अल्फा P बाई T। द इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर द प्रोसेस कैन बी रिटन एज, जहां पे अल्फा और ए हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा इक्वेशन होता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ठीक है, dq हो गया आपका n c dt, du हो गया आपका n cv dt और w हो गया आपका p dv। ठीक है, अब इस n और dt से डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू cv प्लस p बाई n dv अपॉन dt। अब अगर आप इस इक्वेशन को है ना, इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या पाएंगे आप कि यहां जो अल्फा p बाई टी है और जो यहां p बाई n dv अपॉन dt है वो सेम होना चाहिए, राइट ना। तो क्या कहोगे आप लिखोगे p बाई n dv अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा p बाई t। ठीक है, यहां से आपका p कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या बन गया अभी हमारा बन गया अल्फा बाई n dv इज इक्वल टू dt बाई t, है ना, dt बाई t। अल्फा इधर आके डिवाइड हो जाएगा अल्फा आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका 1 बाई n अल्फा। अब इसको आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, है ना, तो क्या बन जाएगा बन जाएगा 1 बाई n अल्फा इंटू v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ln t। ठीक है ना, प्लस कोई कांस्टेंट क्योंकि हम लोगों ने कोई लिमिट नहीं दिया, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा आपका v इक्वल टू n अल्फा ln t प्लस ऑफ n अल्फा c। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ln t इक्वल टू v माइनस n अल्फा c डिवाइड बाई n अल्फा, है ना। तो आप कह सकते हो t इज इक्वल टू e टू द पावर v माइनस n अल्फा c डिवाइड बाई n अल्फा। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये इक्वेशन में और ये इक्वेशन में आपको समानता दिखेगी, है ना। आपका एक कांस्टेंट था, अकॉर्डिंगली आपका e टू द पावर v और बाकी टर्म आपके लिए कांस्टेंट है। सो बेस्ट ऑप्शन इज डी ओवर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हम, क्वेश्चन नंबर 20। द क्वेश्चन सेज ए मेटल बार ऑफ लेंथ l, ये आपका मेटल बार हुआ लेंथ l का, मूव्स विद a velocity v parallel to an infinitely long straight wire carrying a current I as shown in the figure. If the nearest end of the perpendicular bar, इस बार का सबसे पास वाला एंड जो है ये एंड, ये आपको दिया है लेंथ 12 डिस्टेंस पे, फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द मूविंग बार इज, इस मूविंग बार के दोनों एंड के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। तो ऐसा करते हैं, मान लिया जाए यहां से r की दूरी पे अगर मैं इस वाले पॉइंट पे सोचूं, है ना, तो यहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलोगे, यहां बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r बोलोगे ना आप। ठीक है ना, अब सोचो यहां पे अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लें, यहां पे अगर एक छोटा सा हम एलिमेंट लें जिसकी लंबाई dr हो, है ना, तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए आप मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ DE इक्वल टू B आपके पास है म्यू नॉट I बाई 2 पाई r इंटू वेलोसिटी इंटू इंटरलेंथ dr। ठीक है, अब यहां से आपका टोटल ईएमएफ E इज इक्वल टू म्यू नॉट I V अपॉन 2 पाई, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, बाकी जो बच गया आपका क्या बच गया
डी आर, ये बच गया आपका डी आर डिवाइड बाई आर। लिमिट इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक, ये डिस्टेंस आपका 2L है, ऊपर वाले तक 3L है, तो हो जाएगा आपका लिमिट 2L टू 3L। तो क्या बन जाएगा आपका म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई ln ऑफ 3L बाई 2L 3/2, ये आपका आ जाएगा 1.5 और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ये सवाल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड। इसमें कहता है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू ईच, जिनका लोकेशन एक 0,0 और एक L,0 पे है। आप सिंपल यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें, है ना, आप यहाँ इंडिकेट कर दें x = 0, यहाँ इंडिकेट कर दें x = L। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 चार्जेस फिक्स्ड हैं, एक ये पॉइंट हो गया आपका और एक ये पॉइंट हो गया आपका, है ना। दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं, प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, है ना। तो कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द रीजन 0 to L, यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि दोनों चार्ज के वैल्यू बराबर है ना। तो अगर ये दोनों चार्ज की वैल्यू बराबर है ना, तो अगर हम मिड पॉइंट चूज करें, है ना, जो कि डिस्टेंस यहां से L/2 और यहां से भी L/2 पे होगा, तो आप कहोगे ना इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अपोजिट होगा। तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड 0 होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले पॉइंट के इस तरफ, इस वाले चार्ज के पास आएंगे तो इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा उसके मुकाबले में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ऐसे हो जाएगा, है ना। लेकिन जब इससे आप आगे बढ़ेंगे तो इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, डिस्टेंस यहां से कम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फील्ड आपका ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब पहले आपका फील्ड पॉजिटिव होना चाहिए, फिर आपका फील्ड नेगेटिव होना चाहिए, है ना। इस तरह से आपका आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना। बच्चा आपके पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब इन दोनों में हम फिल्टर करेंगे इस तरह से कि अगर हम इसके बहुत क्लोज चले जाएं, इसके हम बहुत क्लोज चले जाएं तो क्या हो जाएगा, R टेंडिंग टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब यहां पे ग्राफ का बनना चाहिए एसिम्पटोट। इसलिए हमारा आंसर डी ज्यादा सही है, डी सही आंसर इसका है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कहता है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB, ये ना, ये देखिए आपका वायर AB है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB है, बहुत लंबा वायर मान लिया गया इसको, है ना। कहता है इसकी लेंथ कैपिटल L है, ये L A से काफी बड़ा है और B से बहुत बड़ा है। A आपका इसके सेंटर से यहां तक की दूरी है, B इसका रेडियस है, तो ये लेंथ जो आपका है A और B दोनों से बहुत बड़ा है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस R, इसमें रेजिस्टेंस R भी है, इज कनेक्टेड टू ए टाइम वेरिंग सोर्स ऑफ EMF V। कहता है यहां सोर्स से हमने इसको जोड़ दिया और इस सोर्स का जो वोल्टेज है EMF है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है ना। तो कहता है विथ टाइम इज सोन इन फिगर B, a circular metallic loop of radius R equal to B is placed coplanar with the current carrying wire with its center at distance A from the axis of the wire as shown. The induced current in the loop is, तो इस लूप में इंड्यूस करंट कैसा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि इस सेल का ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है, इसका मतलब इस सर्किट में ऐसा करंट फ्लो होना चाहिए, तो इसमें ऐसा करंट फ्लो होना चाहिए, राइट ना। तो इस वाले करंट की वजह से ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, तो ऊपर के सारे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, है ना। तो ऊपर के सारे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया बाहर की तरफ, राइट ना। ऊपर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया बाहर की तरफ, है ना। तो कैसे कहोगे आप, कहोगे इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हमारा है, बाहर की तरफ। ठीक है, अब ग्राफ पे आए। ग्राफ में दिख रहा है आपका कि अगर आप 0 से लेकर के T/2 तक आते हो तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है ना। देखिए आप, ये पोटेंशियल आपका इंक्रीज कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना, तो पोटेंशियल इंक्रीज किया, इसका मतलब करंट इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या करता है इसमें इंड्यूस करंट, अपने
इंडक्शन के कारण का विरोध करता है ना। तो अगर इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस करंट का जिम्मेदार था, तो बढ़ते हुए फील्ड का अपोज करने के लिए ये इनवर्ड फील्ड जनरेट करेगा, और इनवर्ड फील्ड जनरेट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, है ना। तो स्टार्टिंग में 0 से लेकर t/2 तक में करंट आपका पहले आएगा क्लॉकवाइज, मतलब इस पीरियड में करंट आपने आएगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इससे आगे बढ़ेंगे, आप देख पा रहे हो वोल्टेज घट रहा है तो करंट डिक्रीज करेगा, और जब करंट डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। अगेन लेंज लॉ के मुताबिक अगर ये फ्लक्स डिक्रीज करेगा, है ना, तो डिक्रीज करने का विरोध करने के लिए, अपोज करने के लिए ये सेम डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और सेम डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए, है ना। तो अगले क्या हो जाएगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन अमॉन्ग द गिवन इज ए। तो फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन 23 पे। ये सवाल हमसे कहता है ए सिंपल सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए नोन रेजिस्टेंस 2 मेगा ओम, ठीक, एंड ए अननोन रेजिस्टेंस आरबी बोथ इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आपके सवाल में क्या है, आपके सवाल में 2 रेजिस्टेंसेज हैं, आपके सवाल में 2 रेजिस्टेंसेज हैं, आपके सवाल में 2 रेजिस्टेंसेज हैं, है ना, जिनको कि आपने एक सेल से जोड़ रखा है, और एक क्वेश्चन में गिवन है कि इसका सेल का जो ईएमएफ है वो आपका 9 वोल्ट है ना। इसमें से चलिए हम इस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं RA, तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 2 मेगा ओम, ये आपका है 2 मेगा ओम, ठीक। और ये दूसरा रेजिस्टेंस हमारा है RB, है ना। आगे पढ़ते हैं, कहता है कि when the voltmeter is connected across the resistance RA, अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस RA में एक वोल्टमीटर को जोड़ दें, इसमें अगर हम लोग इसमें वोल्टमीटर जोड़ दें, इसमें हम लोग एक वोल्टमीटर जोड़ दें ऐसा, ठीक है, तो कहता है इट मेजर्स 3 वोल्ट, ठीक है। तो इसने क्या मेजर किया, 3 वोल्ट मेजर किया। इसका मतलब इस वोल्टमीटर ने बताया हमें कि इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा है 3 वोल्ट, है ना। तो आप बताओ इसके क्रॉस 3 वोल्ट है तो यहां कितना होना चाहिए, यहां होना चाहिए आपका 6 वोल्ट, राइट ना, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि इस सर्किट में जो करंट हमारा फ्लो होगा वो तो यहां से और यहां से करंट सेमी फ्लो होगा ना, है कि नहीं। तो क्या मैंने मान लिया कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस R है ना, तो बता सकते हैं आप इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस आपका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, बोलो, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, होना चाहिए ना आपका RA डिवाइडेड बाय R प्लस RA, ये होना चाहिए ना, ठीक है। इसमें जो भी करंट गया है ना, जो भी करंट गया है उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस आया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया आपका 3 वोल्ट, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट, है ना। और अब बताओ इस वाले में कितना आ रहा है, तो कहेंगे इसमें भी करंट हमारा सेम ही है ना, और रेजिस्टेंस है RB, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए IRB। लेकिन आपने कहा कि ये 3 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। इस इक्वेशन में देखें आप, ये I और I कैंसिल हो गया, ये आपका एक इक्वेशन बन गया किसके बीच में, R और RB के बीच में, जबकि आपको RA तो नोन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल में, कहता है बट व्हेन द सेम वोल्टमीटर, इसी वोल्टमीटर को इज कनेक्टेड अक्रॉस RB, जो हमने RB के क्रॉस लगा दिया, इट रीड्स 4.5 वोल्ट, तो ये 4.5 वोल्ट करता है रीड, है ना। देखते हैं ये हमारा सवाल कहता है, फिर से वैसे बना रेजिस्टेंस हम लोग, फिर से वैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस बना लें। ये हमारा हो गया सेल 9 वोल्ट का वापस, है ना। ये आपका रेजिस्टेंस है RA और ये रेजिस्टेंस है RB, है ना, थोड़ा क्लियर दिखिएगा। ये रेजिस्टेंस था हमारा 9 वोल्ट RA और RB। अब हमें कहा गया कि आप ऐसा करो, उसी वोल्ट मीटर को अब यहां लगा लो, उसी वोल्ट मीटर को आप अब यहां लगा लो, है ना। तो उस वोल्ट मीटर को जब आप यहां लगाते हो, है ना, तो इस बार की रीडिंग क्या आ रही है, इसमें आ रही है 4.5 वोल्ट।
तो आप सोचो इसमें अगर 4.5 वोल्ट है तो इसमें भी कितना होना चाहिए, 4.5 वोल्ट, है ना। आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करो, अब बोलो कि जो करंट यहां जाएगा वही करंट तो इस कॉम्बिनेशन में भी गया है, राइट ना। और अगर दोनों का वोल्टेज बराबर है इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, राइट ना। तो इसमें आपका कितना रेजिस्टेंस आएगा बताओ, इसमें आपका रेजिस्टेंस है RA और इसमें कितना रेजिस्टेंस आपका है, इसमें आपका है RB अपॉन R प्लस RB। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इस दो इक्वेशन में आपके दो वेरिएबल हैं, स्मॉल r और RB। आप सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व करोगे आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है द ऑप्टिकल पावर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 100 डायोप्टर एंड 20 डायोप्टर। ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर ये दिया आपको कितना है, 100 डायोप्टर, है ना। इसका मतलब कितना हो गया, इसका फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर ना, ठीक है। और जो आईपीस लेंस है, इसका दिया आपका 20 डायोप्टर। इसका मतलब इसका कितना हो गया फोकल लेंथ, ये हो जाएगा ना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है आगे हमसे क्या कि कहता है हमसे है कि द माइक्रोस्कोप magnification being equal to 50 when the final image is formed at 25 centimeter, 25 centimeter least distance of distinct vision, है ना। तो कहता है if the separation between the objective and the eyepiece is increased by 2 centimeter, अगर ऑब्जेक्टिव और आईपीस के लेंस को हम इंक्रीज कर दे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर से तो हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होगा, ठीक है। अब जिस तरह का हमारे पास डाटा क्वेश्चन में है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा अपने आप में कंफ्यूजन है कि आखिर 2 सेंटीमीटर हमने किसको मूव कराया, है ना। हमने ऑल पॉसिबिलिटीज देखी तो फाइनली ये कंक्लूड किया हम लोगों ने कि क्वेश्चन में ये एजम्पशन है कि मूव करने के बाद भी अगेन हम लोग किया एडजस्टमेंट ताकि वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही इमेज दिखाई दे, है ना, ठीक है। तभी हम लोग एक पार्टिकुलर रिजल्ट तक आ पाएंगे, राइट ना, ठीक है। तो पहले वाले डाटा के अनुसार जो मैग्नीफाइंग पावर हमारा है ये होना चाहिए L बाई FO इंटू 1 प्लस D बाई FE, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है आपका 50, राइट ना। तो देखिए इस फॉर्मूले के साथ हमारा कंडीशन ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का वो जो इमेज बनाएगा ये बनाएगा क्लोज टू आईपीस, ठीक है। तो आपका VO अपॉन UO जिस फॉर्मूले में होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा L बाई FO से, है ना। ये वैल्यू आपकी दी हुई है 50, है ना। अब कहा गया हमें कि ये पहला आपका इक्वेशन है। अब कहा कि इस लेंथ को आप 2 सेंटीमीटर चेंज करें, इसका मतलब कितना हो जाएगा L प्लस 2 डिवाइड बाई FO इंटू 1 प्लस D बाई FE। ये वैल्यू आपकी आ रही है कितनी M, न्यू मैग्निफिकेशन M डैश, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमें इसमें से M निकालना है, M डैश निकालना है। तो आप क्या करें, सिंपल इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लें, है ना। तो क्या बन जाएगा आपका M डैश माइनस 50 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई FO इंटू 1 प्लस D बाई FE, ठीक। आप सारी वैल्यूज को पुट करें, D आपका 25 सेंटीमीटर है यही, है ना। आपका वैल्यू आएगा सॉल्व करके M डैश इक्वल टू 62 एंड ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सप्रेस्ड एज E वेक्टर इक्वल टू 3J प्लस BK, B अननोन है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 साइन ऑफ 10 टू द पावर 7 ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z माइनस ऑफ बीटा इंटू टी, ठीक है। यहां पे आपका होल ब्रैकेट इन SI यूनिट टेकिंग C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक। आप सब लोग जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बेसिक इक्वेशन हमारा होता है वो कैसा होता है ना, E
इक्वल टू ई नॉट वेक्टर साइन ऑफ के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा इंटू टी। ये हुआ करता है आपका बेसिक इक्वेशन, ठीक है ना। और आर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, क्या पुट करते हो इसको आप, इसको पुट करते हो आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। तो अब इसको इससे कंपेयर करो, आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे आप कि k डॉट आर की वैल्यू हमारी है x प्लस 2y प्लस 3z इंटू 10 टू द पावर 7, राइट ना। इसमें x जो हमारा है r हमारा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब k क्या होना चाहिए, तो k को आप वेक्टर में क्या लिखोगे, k लिखोगे आप x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो इसका मतलब i कैप, y का कोफिशिएंट 2 है तो 2j कैप, z का कोफिशिएंट 3 है इसलिए प्लस 3k कैप, राइट ना, ठीक है। और साथ में आपका 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7। इसका मतलब आपके पास k का आ गया मैग्नीट्यूड, कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है, मीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो आपके पास k आ चुका है ना, आपके पास k आ चुका है, तो आप इस इक्वेशन का बीटा निकाल सकते हो, है ना। आप कंपेयर करो, आप यहां कंपेयर करो, कहोगे यहां होना चाहिए ओमेगा टी, और यहां कितना आपका है बीटा के साथ 10 टू द पावर 7, है ना। क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए ओमेगा, है ना। ओमेगा कितना होना चाहिए, बीटा, ओमेगा होना चाहिए आपका बीटा इंटू 10 टू द पावर 7, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, है ना। एंड ओमेगा बाई सी इज इक्वल टू के, ओमेगा बाई सी इज इक्वल टू के, सो ओमेगा इक्वल टू सी इंटू के, सी इंटू के, ठीक है। इसका मतलब बीटा इंटू 10 टू द पावर 7 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू के आप निकाल चुके हो, स्क्वायर रूट 14 इंटू 10 टू द पावर 7, है ना। तो यहां से बीटा आपका आ गया, है ना, बीटा आपका आ गया 3 रूट 14। सो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है, ठीक है। अब चलिए हम बात करें आगे इसी में बी वाले ऑप्शन की। चलिए बी वाले ऑप्शन की नजर करते हैं। बी में पूछा गया आपका द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बी की वैल्यू पूछी गई है। चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए बच्चा, इस वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी ऑफ लाइट है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइट मूव करती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये के वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये तभी संभव है जब क्या हो, तो कहोगे आप ई नॉट वेक्टर डॉट के वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए ना। तो ई डॉट के 0 करो आप, तो के आपके पास है, ई आपके पास है, ये रहा। अब इनका करो डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बी आपका आना चाहिए कितना, -2, राइट ना। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका गलत है ना। अब नेक्स्ट चेक करें हम लोग ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप चेक करोगे तो ऑप्शन सी के लिए आप चेक करोगे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, राइट ना। आपके पास ई नॉट की वैल्यू आ चुकी है, अब आ चुकी है ना, कितना है 3j कैप प्लस बी के कैप। इसका मतलब ई नॉट वेक्टर आपके पास अगर है 3j कैप माइनस 2k कैप, है ना। तो आप ई नॉट का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 13, और यहां पुट कीजिए और सॉल्व करें, आपका आंसर सी भी आ जाएगा, ठीक है, राइट ना। और अब आप डी ऑप्शन में एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डी ऑप्शन निकालने के लिए आप कर सकते हो, पता है आपको सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट बाई बी नॉट होता है ना, सी इक्वल टू ए नॉट बाई बी नॉट। यहां से आप बी नॉट निकाल लीजिए, सी आपको पता है, तो आपका आंसर डी भी सही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट
is made incident as shown in the flat diametrical plane of ट्रांसपेरेंट सेमी सर्कुलर थिन शीट ऑफ थिकनेस टी। ये आपका एक सेमी सर्कुलर शीट है, इसका थिकनेस एक थोड़ा कम थिकनेस है और सेमी सर्कुलर के इस पोर्शन पे लाइट इंटर किया है ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पे इंसिडेंस हुआ। अब कहता है एज ए रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन द लाइट इंटर्स द सेमी सर्कुलर शीट एंड कम्स आउट एट इट्स कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो कहता है लाइट रेज कम्स आउट एट द कर्व्ड सरफेस फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा इन द रेंज ऑफ 75 to 165, है ना। हमें पता करना है कि जो लाइट यहां से बाहर निकल रही है, अभी समझ सकते हो सारी लाइट बाहर निकलेगी नहीं, है ना। तो हमें ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है, दिख रहा होगा आपको ये एंगल बताना है ना। ये एंगल बताना है, एंगल का रेंज जो कि लाइट से बाहर निकल पाएंगे, है ना। दूसरा क्या बताना आपको है, ये चेक करना है कि एंगल का जो रेंज है वो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट हमारा है कि ऑल द इमर्जेंट रेज द रेंज ऑफ एंगल थीटा डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। ये भी चेक करना आपको है, आपको थीटा चेक करना है किसके साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस से आपको थीटा चेक करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, है ना। और कहता है ऑल द इमर्जेंट रेज ऑफ लाइट शैल क्रॉस द लाइन ओपी विच इज रिफ्रैक्टेड रे एट 120 डिग्री। ठीक, स्टार्ट करें सॉल्व करना, देखते हैं। इस सवाल में हमारे पास एक सेमी सर्कुलर सरफेस है, सेमी सर्कुलर सरफेस है, ये हमारा सेमी सर्कुलर सरफेस है ना। इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई कैसे, पैरेलल बीम के रूप में, पैरेलल बीम के रूप में इस तरह से लाइट आपका इंटर हुआ। ठीक है, आउट ऑफ दिस ऑल इमेजिन कर लो कि चलो ये हमारा इसका सेंटर है, ये हमारा इसका सेंटर है ना। तो इन सारे रेज का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सबका इक्वल है, ये सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है ना। कितना एंगल, ये 45 डिग्री, है ना। तो सारी रे इंटर करेगी यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर पे, तो आप निकालो इसको, लिखो 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। ठीक, यहां से आपका आ गया साइन आर इक्वल टू 1/2, इसका मतलब आर आपका आ गया 30 डिग्री, है ना। मतलब 30 डिग्री पे यहां से इंटर करेगी, तो 30 डिग्री पे अगर इंटर करेगी और सेंटर से पास करती हुई आई है तो सरफेस पे हो जाएगी नॉर्मली, ये हो जाएगी नॉर्मली और स्ट्रेट निकल जाएगा रे यहां से, बोलो राइट ना। तो ये सेंटर से पास करने वाली रे सरफेस के होगा नॉर्मल, तो स्ट्रेट निकल जाएगी, मतलब इस वाले में किसी भी तरह का कोई बेंडिंग नहीं होगा, राइट ना। ठीक, अब हम दूसरे रेस की बात करते हैं। चूंकि ये सेंटर से पास किया तो बेंड नहीं किया, और ये टोटल एंगल आपके कितना है, ये कितना हो जाएगा 90 ये हुआ, 30 ये हुआ, तो टोटल एंगल आपका हो गया 120 डिग्री। ये एक स्पेशल है कि वो बेंड नहीं करेगा, राइट ना। लेकिन अगर हम अदर रेस की बात करें तो सारे रेस का एंगल चूंकि 45 डिग्री है, तो सारी की सारी रेस यहां से इंटर करेंगी 45 डिग्री पे ही, है ना। 30 डिग्री पे ही इंटर करेगी और सभी इस पे जाएगी ऐसे, राइट ना। तो देखें आउट ऑफ दिस ऑल, है ना, आप जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ोगे तब से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, है ना। तो आखिरी रे जो कि यहां से बाहर निकल सकती है, आखिरी रे जो यहां से बाहर निकल सकती है ना, अगर आप सोचो तो पाओगे आप कहोगे ऐसा कि देखो अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल हुआ, है ना, अगर ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल हुआ तो फिर ये रे कैसे निकल जाएगी, फिर रे आपका यू निकल जाएगी ना, टेंजेंशियल बोलो आप, और इसके बाद की रे कोई भी निकल नहीं पाएगी, है ना। ये आखिरी एंगल निकल पाएगी कहां तक, एंगल सी तक। और चूंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इस क्वेश्चन में √2 दिया हुआ है, तो बता सकते हो कि सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन इनवर्स 1/μ। इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री तक बाहर निकल पाएगा, राइट ना। तो आप सोचो ये एंगल आपका 45 है, ये एंगल आपका 45 है, तो फिर ये लाइन जब हम बनाया है रेडियस का बेटा,
ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पता है आपको कि यहां से एंगल आपका कितना था, ये 30 था, तो ये कितना आपका एंगल हो जाएगा 60। ये आपका है क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल आपका थीटा मिनिमम जो कि यहां से बाहर निकल पाएगी, तो आप क्या कहोगे, थीटा मिनिमम प्लस ये सी 45 प्लस दिस एंगल 60 इज इक्वल टू 180। इट मीन्स थीटा की मिनिमम वैल्यू जो कि यहां से बाहर जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 185 माइनस करो आपका हो जाएगा 75 डिग्री, ये यहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, उसी तरह से आप यहां से आगे बढ़ो। अब जब यहां से आगे बढ़ोगे तो यहां भी आप ऐसे ही कुछ बोलोगे, यहां भी आप ऐसे ही कुछ बोलोगे कि यहां पे भी रेज अगर क्रिटिकल एंगल पे आई तो ये भी हमारी यूं निकल जाएगी टेंजेंशियल, है ना, यहां से निकल जाएगी ये टेंजेंशियल। ठीक है ना, जो कितना एंगल है 45 डिग्री एंगल है, मतलब ये हुआ कि इसमें ये मैक्सिमम एंगल जहां तक रे बाहर निकल पाएगा वो कितना हो पाएगा, तो कहोगे आप यहां से नापोगे तो ये आप कहोगे इसका मैक्सिमम एंगल ये वाला एंगल इसका आया थीटा मैक्सिमम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो अब देखो ये एंगल कितना आपका है थीटा मैक्सिमम, ये थीटा मैक्सिमम इस ट्रायंगल का आउटर एंगल है, ये आपका है 45, है ना, और ये कितना आपका एंगल है, ये आपका है 45, है ना, और ये आपका एंगल था हमारा 120, तो कितना हो जाएगा आपका ये थीटा मैक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 45 प्लस 120 इक्वल टू 165, राइट ना। ठीक है, इट मींस इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 75 टू 165, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ गया। सेकंड चेक करें, द रेंज ऑफ एंगल थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप बिल्कुल देख पा रहे होगे ना, आपको 120 फैसला करने के लिए 30 एंगल की आवश्यकता पड़ रही थी ना, और 30 एंगल तभी आएगा ना जब एंगल 45 होगा, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब बी ऑप्शन आपका गलत है। सी पे है, द रेंज ऑफ एंगल थीटा डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। बिल्कुल सही बात, ये क्रिटिकल एंगल, ये सारे एंगल बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नहीं निकल सकता, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, डी कहता है ऑल द इमर्जेंट रेज ऑफ लाइट shall cross the line OP which is refracted at 120 डिग्री। कहता है देखिए जितनी भी रे यहां से बाहर निकलेगी, जितनी भी रे यहां से बाहर निकलेगी सभी उसको करेगी इंटरसेक्ट, है ना, देखते हैं चेक करके। आप खुद ही कहोगे कि रे जब यहां से बाहर निकलेगी, है ना, तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, है ना, अगर यहां बेंड नहीं होती, अगर ये सब रेज यहां बेंड ना हो तो स्ट्रेट निकलेगी और पैरेलल निकलेगी, लेकिन चूंकि नॉर्मल से दूर भागेगी तो ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी ना, ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी तो उस वाले रे को इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही है। सो फ्रेंड्स, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन कहता है ए सर्टेन ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विद लेंथ 2 मीटर इज थर्मली इंसुलेटेड ऑन इट्स लैटरल सरफेस। एक रॉड है मान लीजिए, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 2 मीटर है, लैटरल सरफेस पे इंसुलेट किया हुआ है। द थर्मल कंडक्टिविटी के ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड वेरीज विद टेम्परेचर। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। कितना है, K इक्वल टू ए बाई टी, वे ए अल्फा इज ए कांस्टेंट, सॉरी ये अल्फा है, इसका मतलब आपका ये अल्फा है ना। द टू एंड्स ऑफ द रॉड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1 90 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रॉड के दोनों एंड का टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन किया गया, एक 90 और एक 10, बट थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल है। द करेक्ट ऑप्शन इधर है, पता करना है सही ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन, कोल्डर एंड से 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ये टेम्परेचर, राइट। दूसरा, हॉटर एंड से 50 सेंटीमीटर, ये टेम्परेचर, ये भी चेक करना है हमें हीट फ्लो का रेट भी निकालना है ना, और हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट भी चेक करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड मान लो,
इस रॉड को हमने इस तरफ मेंटेन किया 90 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर मेंटेन किया हम लोगों ने 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के ये वेरिएबल है अल्फा बाई टी है ना। ठीक, तो ऐसा सोचते हैं हम लोग कि यहां से अगर x की दूरी पे, अगर यहां से हम x की दूरी पे अगर एक छोटा सा एलिमेंट लें dx, है ना, यहां माने टेम्परेचर T, यहां माने T प्लस dt, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होना चाहिए? होना चाहिए आपका रेट ऑफ हीट फ्लो Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये आपका है फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, है ना। अब चलिए के पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस अल्फा बाई टी ए डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। स्टेडी स्टेट है, तो एक क्यू रेट ऑफ हीट फ्लो इस पूरे रॉड पे यूनिफॉर्म है ना, इस पूरे पे यूनिफॉर्म है, राइट ना। तो अभी हमारा क्या हो गया, अभी हो गया हमारा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू टी बाई ए अल्फा होगा ना। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब जिस पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, है ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे पहले आ गया आंसर। ठीक है ना। अब देखें इसको आगे इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q इंटू डी एक्स, या यूं कहें या फिर यूं कहें कि डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई ए अल्फा डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, 0 टू L एंड टेम्परेचर T1 टू टेम्परेचर T2। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा Q इज इक्वल टू ए अल्फा बाई L ln ऑफ टेम्परेचर T1 अपॉन T2। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट टेम्परेचर, ये आपका है सेकेंड टेम्परेचर पूरे लेंथ के लिए, है ना। अब अलग अलग पॉइंट्स के लिए आप लिमिट चेंज कर सकते हो, 0 से x कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आ गया रेट ऑफ हीट फ्लो का वैल्यू। ठीक, अब वैल्यूज को पुट कर लो आप अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। ए आपका दिया हुआ है ना, ए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, पुट कर सकते हो, है ना। ठीक है, आपका अल्फा एक कांस्टेंट है, लेंथ 2 मीटर गिवन है, T1 पुट कर लो आप 90, T2 पुट कर लो 10, है ना। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.1 अल्फा इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ऑप्शन नंबर सी में 10 टू द पावर माइनस 4 मिसिंग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन ए और बी चेक करने के लिए हमें किसी डिस्टेंस x पे टेम्परेचर निकालना है, मान लीजिए आप, है ना, हमें किसी x पे निकालना है टेम्परेचर, तो यहां लिमिट कर दिया जाए 0 टू x एंड T1 टू T, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ln ऑफ T1 बाई T इज इक्वल टू माइनस ले आया इस तरफ, है ना, माइनस हमने इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू Q बाई ए अल्फा इंटू एक्स, राइट ना, 0 टू x। हम यहां टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर आपका T1 है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा ln T1 बाई T इंटू ए अल्फा डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू Q, और ये Q में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए, ए अल्फा बाई L ln ऑफ T1 बाई T2। ठीक है, तो यहां से आपका ए अल्फा बाई L, ए अल्फा कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, L यहां आपका बच जाएगा, L आपका यहां पे बच जाएगा, है ना, आपका ये हमारा ए अल्फा कैंसिल हुआ, L बच जाएगा।
तो क्या बन जाएगा आपके बचेगा फाइनली ln t1 बाई टी इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एल ln ऑफ t1 बाई t2, है ना। तो ये तो वैल्यू आपकी फिक्स है 1 बाई 2 ln ऑफ t1 बाई 2 आपका हो गया 90 बाई 10 और यहाँ आपका हो गया ln 90 बाई t इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 बाई एक्स इंटू ln 9, है ना। अब आपको अगर ऑप्शन ए चेक करना है तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन के लिए आपका कहा गया था कि 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कोल्डर एंड से 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब इधर से कितना हो जाएगा आपका, इधर से हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। पुट करो और t निकालो आप, है ना। बी वाला ऑप्शन में क्या करोगे आप, x इक्वल टू 0.5 मीटर पुट करोगे और फिर आप t कैलकुलेट करो, है ना। और ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मॉडर्न फिजिक्स से, कहा गया पोजिट्रोनियम इज ए शॉर्ट लिव्ड बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विथ मास एंड चार्ज इक्वल। पोजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इक्वल, मास भी इक्वल, बस डिफरेंस ये है इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है और पोजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। अब कहता है टू ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास इफ ए नॉट, वी नॉट एंड ए नॉट आर रेस्पेक्टिवली द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ई वी ए फॉर द पोजिट्रोनियम आर। कहता है पोजिट्रोनियम के लिए हमारा ई वी और ए है ना, और आपका ये हमारे किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो हमें जस्ट इन्हें कंपेयर करना है कौन सही कौन गलत, ठीक है। कैसे करेंगे आप, देखें, आप यूं सोचें कि अगर आप हाइड्रोजन एटम का ड्राइव करते हो, अगर आप हाइड्रोजन एटम का ड्राइव करते हो, है ना, तो क्या मानते हो आप मानते हो कि न्यूक्लियस प्रोटॉन जो कि रेस्ट में है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट मान लेते हैं n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो कहते हो ना आप अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन रूल क्या लिखोगे आप, m v r इक्वल टू n h बाई 2 पाई, n इज 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक और क्या लिखते हो इक्वेशन आप, यहां लिखते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई आर, है ना, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां पे आपको r की जगह पे आपको इस्तेमाल करना है क्या, ए नॉट इस्तेमाल करना है, आपको r की जगह पे इस्तेमाल करना है ए नॉट, ठीक है, और v की जगह इस्तेमाल करना है v नॉट, ठीक। यहां आपको इस्तेमाल करना है, यहां आपको इस्तेमाल करना है ए नॉट, यहां आपको इस्तेमाल करना है ए नॉट, ठीक, और यहां वी नॉट, है ना। तो इन दो इक्वेशन की मदद से, है ना, आप ये निकाल लो क्या, ए नॉट निकाल लो, वी नॉट निकाल लो और ई नॉट निकाल लो, है ना। ई नॉट क्या पता है ना आपको, यह है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब आप बात करते हो अगर पोजिट्रोनियम की, है ना, इसमें क्या कहा गया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पोजिट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन, ये दोनों चूंकि बराबर मास के हैं, है ना, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, बस ये डिफरेंस है ना। चूंकि दोनों का मास बराबर है तो इस बार क्या होगा, ये दोनों ही पार्टिकल मूव करेंगे, है ना, और अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ मास बराबर, इसलिए क्या होगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे इनका सेंटर ऑफ मास आएगा, यहां आएगा इनका सेंटर ऑफ मास, है ना, और इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों घूमेंगे, है ना। तो इस बार आपका इक्वेशन चेंज होगा, कैसे होगा चेंज, तो आप कहते हो अगर इसका रेडियस क्या हमारा है a, अब हमारी इसकी स्पीड क्या है v, है ना, तो कैसे लिखोगे आप, इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे, m v
इंटू आर रेडियस, लेकिन इस बार दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इंटू 2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h बाई 2 पाई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब चेक करोगे आप किसके लिए, अट्रैक्शन के लिए, तो इन दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई बाई, गौर कीजिएगा डिस्टेंस इस बार 2r है ना, तो 2a का हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी एक को पकड़िए, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई a, v स्क्वायर बाई a, v स्क्वायर बाई a, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, आप सॉल्व करें इसको, है ना, आप सॉल्व करेंगे, यहां भी आप निकालिए a, यहां निकालिए स्पीड और निकालिए e, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि a जो हमारा है वो a नॉट के बराबर है और e जो है वो e नॉट का हाफ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या क्या पाया जाएगा, इसमें करेक्ट पाया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से बेस्ड, ए थिन डबल कन्वेक्स लेंस of radii of curvature R1 20 cm and R2 60 cm is made up of a transparent material, refractive index may be equal to 1.5। ये आपके लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आपको क्या निकालना है, लेंस का निकालना है फोकल लेंथ, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड, the lens behaves as a concave mirror of focal length fm equal to 10 cm when silvered on the surface of 60 cm। 60 cm वाले रेडियस को सिल्वर करके आपको मिरर में कन्वर्ट करना है। किसको करना है सिल्वर, 60 सेंटीमीटर वाले को, है ना। अगला सवाल, अब कहता है लेंस बिहेव करेगा एक कॉन्केव लेंस जैसा, डाइवर्जिंग लेंस जैसा, अगर इसमें इमेज वाले स्पेस को अगर एक मीडियम से भर दें जिसका इफेक्टिव इंडेक्स 5/3 हो तो ये डाइवर्जिंग बन जाएगा लेंस, ये भी चेक करना है हमने। और चौथा कहता है आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस पे 48 सेंटीमीटर गिरेगी अगर हम इमेज के स्पेस को, है ना, इंटायर स्पेस बिहाइंड द सरफेस ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, उसके पीछे वाले को, वही इमेज स्पेस को अगर हम भर दें कोई लिक्विड से। ठीक है, तो हमें ये चारों ऑप्शंस चेक करने हैं, ट्राई करें। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक लेंस है, इस लेंस का एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है ना। इस लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए चेक करें हम लोग। ए चेक करने के लिए लगाना पड़ेगा आपको लेंस मेकर्स फार्मूला, म्यू रिलेटिव -1 माइनस 1/R2। मैंने ये इमेजिन किया कि रे इस तरफ से आ रही है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 3/60, तो 4/60, तो यहां से आपका आ गया f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलो बी चेक करते हैं। द लेंस बिहेव्स एज ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ fm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर when silvered on the surface of radius 60 सेंटीमीटर। बी चेक करते हैं। बी में क्या कहा गया आपको, बी में कहा गया लेंस वापस लिया जाए, लेकिन इस बार हम लोग इसके इस तरफ के सरफेस को सिल्वर कर देंगे, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास लेंस तो था ही कितने फोकल लेंथ का, 30 सेंटीमीटर का ना। अब सिल्वर कर दिया तो एक तरह से आपने एक मिरर कंबाइन कर दिया, है ना। इस मिरर का अगर कहा जाए फोकल लेंथ तो कहोगे रेडियस का हाफ होना चाहिए, रेडियस था हमारा 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगा इसका 30 सेंटीमीटर। और पता है आपको एक कॉन्केव मिरर बनेगा तो इसका फोकल लेंथ माइनस बनेगा, है ना। और ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए कैसे कहते हो आप, कि रे पहले जाएगी लेंस से क्रॉस करेगी, मिरर पे गिरेगी, फिर लेंस पे आएगी, बाहर निकलेगी, है ना। इसका मतलब इसमें आप कहोगे ना एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 1/fm और लेंस को 2 बार क्रॉस किया तो -2/fl, है ना। आप यहां सॉल्व करो, ठीक है, आप सॉल्व करोगे
आपका आएगा एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन ये आपकी क्या है, इक्विवेलेंट लेंस बनेगा नहीं, लेंस प्लस मिरर बन जाएगा हमारा एक मिरर, लेंस प्लस मिरर बन जाएगा मिरर, तो बन जाएगा कॉनकेव मिरर, राइट ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है ना। सी कहता है द लेंस बिहेव्स एज ए कॉनकेव लेंस of the image space beyond 60 centimeter radius is filled with a transparent liquid of refractive index mu equal to 5/3। कहता है कि बड़ा डाइवर्जिंग बन जाएगा लेंस अगर हम क्या करेंगे, अगर हम उधर वाले मीडियम का 5/3 मीडियम से भर देंगे। देखते हैं सी, हालांकि लेंस तो परफेक्ट माना नहीं जाएगा इसको, फिर भी ट्राई करते हैं। इस तरफ के मीडियम को भर दिया गया, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 से, है ना। तो देखते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई पैरेलल रे आती है तो कहाँ गिरती है ना। तो पहले जब इस सरफेस से क्रॉस करेगा, इस सरफेस से क्रॉस करेगा तो क्या लिखोगे आप इक्वेशन, लिखोगे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर प्लस 20 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अब जब लेंस इसके ऊपर जाएगा तो इसका जो इमेज होगा इसके लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए कैसे लिखोगे इक्वेशन आप, μ2 बाई वी, है ना। फाइनली मान लीजिए इमेज यहां गिरता है आपका आकर के, इसी को मैंने एफ मान लिया, इसी को मैंने एफ मान लिया, तो ये हो गया आपका बाई एफ माइनस 3/2 बाई वी इज इक्वल टू μ2 5/3 माइनस 3/2 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना आएगा उसका, ये आएगा आपका -60, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लिया जाए, क्या हो जाएगा आपका, v कैंसिल, बचेगा आपका 5/3v इज इक्वल टू, उधर क्या बचा आपका, इधर बच रहा है 1/40 प्लस इधर क्या बच रहा है 10 - 9 1/6 1/6, तो -1/360। आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि f जो आ रहा है ना, सॉरी ये आपका f हमारा ये था ना, ये आपका जो f आएगा, ये जो आपका f आएगा ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है ना। चलिए डी चेक करें, डी में क्या कहा गया आपको है, डी में कहा गया कि बीम ऑफ रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकसेस एट 48 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। अगर हम म्यू इक्वल टू 4/3 पुट कर दें, अब कहा गया कि म्यू इक्वल टू 5/3 नहीं, अब यहां पे आप 4/3 पुट करें, राइट ना। तो करते हैं, अब ये भर देंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन आपका बिल्कुल सेम रहेगा ना, है कि नहीं। सेकंड इक्वेशन बदलेगा आपका, एक और इक्वेशन लिखो आप, रे बाहर निकलेगी यहां से, तो कहोगे 4/3 डिवाइड बाई एफ माइनस 3/2 बाई वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर, राइट। यहां इक्वेशन बोल दिया आपको, उसको थर्ड बोल दें इक्वेशन, और अब फर्स्ट और थर्ड को आप ऐड करें, है ना, ऐड करके एफ कैलकुलेट करें, ये आपका 48 सेंटीमीटर आएगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन कहता है कि एक थिक हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट h लीजिए जिसका इनर रेडियस a हो, आउटर रेडियस b हो, मेड ऑफ ए पुअरली कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, लाइज कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो lies exactly inside a long solenoid at its middle। solenoid के अंदर रखा हुआ है ये। The radius of the solenoid is larger than b। solenoid की रेडियस सिलेंडर की रेडियस से बड़ा है, ठीक है। Throughout the interior of the solenoid a uniform time varying magnetic field। solenoid के अंदर magnetic field ऐसे vary कर रहा है, is produced parallel to solenoid axis। Here beta is a constant in this time varying magnetic field।
इस टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या निकालना है आपको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, रेडियस आर में, ठीक, इसकी वैल्यू ये है, चेक कर लेंगे हम लोग। फिर निकालना है आपको टोटल इंड्यूस्ड करंट, है ना, ए और बी के बीच में। फिर निकालना आपको है टोटल रेजिस्टेंस, है ना, और कहा गया है नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटेक्टेबल इनसाइड आउटसाइड द सोलेनोइड। देखिए आप, अगर आपके पास कोई सोलेनोइड है, मान लीजिए करंट इसमें ऐसा है, इसमें ऐसे करंट की वजह से इसके रीजन में इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसके बाहर में ऐसा एक लूप चूज करूं, इसके बाहर में ऐसा लूप चूज कर ले बेटा, है ना, तो देख सकते हैं कि इस पूरे लूप से अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने कहा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू दिस एरिया बोलोगे ना। इसका मतलब इस वाले लूप से टोटल फ्लक्स जीरो तो नहीं है, टोटल फ्लक्स पॉजिटिव है ना, बोलो, है ना। और अगर फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इसका फ्लक्स जीरो तो नहीं होगा, इसका फ्लक्स है और वो वेरी कर रहा है, इसका मतलब इस वाले वायर में भी एक इंड्यूस करंट पाया जाएगा, इसका मतलब इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो पहले ही कह दिया हमने ऑप्शन नंबर डी तो गलत है, बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। चेक करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया एक सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस ए है ना, और आउटर रेडियस बी है, है ना। ये कोई मीडियम है, ये कोई आपका मीडियम है ना। इस मीडियम की रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है रो, ठीक। इस पूरे सिस्टम को एक सोलेनोइड के अंदर रखा गया है, इस पूरे सिस्टम को एक सोलेनोइड के अंदर रखा गया है ना, ठीक है, ये सोलेनोइड के अंदर रखा गया है, ठीक। और इसकी मान लो आप सिलेंडर के अंदर की तरफ लंबाई इसकी एल है, अंदर की तरफ ये लंबाई इसकी एल है, ठीक है, नहीं सॉरी एच दिया हुआ है, लंबाई इसकी एच दिया हुआ है ना। तो पहला चेक करें, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सर्टेन रेडियस आर। देखते हैं, ऐसा किया जाए कि इसमें एक सर्टेन रेडियस आर चूज किया जाए, आर का एक सर्किल चूज किया जाए, है ना। तो इस आर वाले सर्किल में अगर हमसे कहा जाए कितना बनेगा ईएमएफ, तो पहले निकालते हैं फ्लक्स, एरिया हो जाएगा ना पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड आपका है बी, और क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका कि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बीटा इंटू टी। तो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीटा, राइट। ये आपका आ गया इंड्यूस ईएमएफ फर्स्ट वाले का, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चेक करें ऑप्शन नंबर बी। बी कहा गया है द इंड्यूस करंट सर्कुलेटिंग इन ए थिक हॉलो सिलेंडर बिटवीन ए एंड बी इज, इंड्यूस करंट निकालना कहा गया, और हमें कहा गया है क्या कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सिलेंडर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। देखते हैं, अभी हम पहले इसी की बात करें। अभी मान लिया जाए इसी आर रेडियस पे अगर हम डी आर का थिकनेस लें, है ना, बोले इसकी मोटाई कितनी है डी आर, तो आप कहोगे ना कि इस वाले में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है डी आई, बोलो इस वाले में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है डी आई, ठीक है। कितना कर रहा है फ्लो, निकालते हैं। तो देखते हैं बी वाले के लिए। तो देखो बच्चा, इस बी वाले में कहोगे आप कि डी आई जो करंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। तो कितना कहोगे ईएमएफ, आपका आ चुका है पाई आर स्क्वायर इंटू बीटा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कहोगे ना, ऐसे करंट फ्लो हो रहा ना इसमें, इसका मतलब रो इंटू लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर, रो एल, इस लंबाई में फ्लो किया करंट ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या, रो एल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कहोगे एरिया के लिए देखो जिस एरिया में क्रॉस कर रहा है, ये कहोगे मोटाई डी आर है और लंबाई ये एल है, एच है ना। तो क्या हो जाएगा आपका डी आर
इंटू एच। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कहोगे पाई कैंसिल कर लो, ये आर कैंसिल कर लो, हो जाएगा क्या हमारा बीटा एच डिवाइड बाई 2 रो, बीटा एच डिवाइड बाई 2 रो ऑफ डी आर, और आर बच गया ऊपर इंटू आर। तो आई जब निकालना होगा तो क्या करोगे आप, इसको इंटीग्रेट कर लोगे, कहाँ ए से लेकर के बी तक। तो क्या हो जाएगा आपका आई इक्वल टू, ये हो जाएगा बीटा एच बाई 2 रो इंटू 1/2 ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखें आप ऑप्शन नंबर बी, बीटा एच बाई 4 रो, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो आपका ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, अब निकालते हैं रेजिस्टेंस। तो देखें अगर हम सी वाले के लिए इसके रेजिस्टेंस की बात करें, है ना, तो कहोगे ना आप कि इसका अगर मैं रेजिस्टेंस बोलूं, इसका अगर मैं रेजिस्टेंस बोलूं ऑफ डी आर एलिमेंट, तो आप क्या कहोगे, रो लेंथ 2 पाई आर डिवाइडेड बाई डी आर इंटू एच कहोगे ना। ठीक है, अब सोचो जिस तरह से मैंने ये एक एलिमेंट ही लिया है ना, इस तरह सोचो यहाँ बहुत सारे एलिमेंट, और महसूस करो सभी में करंट जा रहा है डी आई डी आई डी आई डी आई सब। इसका मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल। और अगर पैरेलल है तो कहोगे ना कि सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो कहेंगे ऐसे ऐसे जितने सारे रेजिस्टेंस हैं सबको 1/r करो, सबको 1/r करो, डी आर इंटू एच बाई 2 पाई आर रो, और सबको सम करो। सम करने का मतलब इंटीग्रेशन, कहां से कहां, ए से लेकर के बी तक। ठीक है, आपका ऑप्शन सी भी आ जाएगा आंसर। देख रहे होगे आप डी आर अपॉन आर आपका क्या हो जाएगा, लॉग आ जाएगा फंक्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 कहता है सिंपल पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल बॉब ऑफ मास m attached to a massless inextensible string of length L 2 meter hanging vertically from the ceiling is oscillating in a vertical plane with an angular amplitude theta m such that the maximum tension in the string is 3 times the minimum tension in the string। है ना, टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम का 3 टाइम्स है। ठीक, अब कहता है मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, थीटा के फंक्शन में ये निकालना है आपको, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। यहाँ एक वैल्यू मिसिंग हो गई, है ना, ये आपका क्वेश्चन में था 9/5 mg, ये क्वेश्चन में था आपका 9/5 mg, है ना। तो इस मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, और आपको निकालनी है क्या, मैक्सिमम स्पीड, और ये पता करना है कि किस रेंज में करेगा एम्पलीट्यूड ये। ठीक है ना, चलो देखा जाए। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये मान लो आप एक वर्टिकल लाइन है, ये मान लो एक वर्टिकल लाइन, इमेजिनरी लाइन, है ना, इसमें कोई पार्टिकल यूं ऑसिलेट कर रहा है, कोई पार्टिकल यूं ऑसिलेट कर रहा है, और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड थीटा नॉट, थीटा नॉट थीटा एम जो क्वेश्चन में लिखा है आपको, है ना। अब यहां से अगर जब पार्टिकल यहां आएगा, वहां से पार्टिकल जब यहां आएगा, तो यहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, होगी ना। ठीक है, स्पीड यहां मैक्सिमम होगी, और यहां पे टेंशन भी मैक्सिमम होगा, पता होगा आपको, है ना। और यहां जो टेंशन होगा सबसे कम होगा, है ना, जानते हो ना आप, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या होता है, टेंशन घटता जाता है ना। तो अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो कहेंगे देखो यहां से होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट, कहोगे ना आप कि ऐसे लग रहा होगा क्या ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है ना, तो इसका हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा नॉट, राइट ना। तो इसका मतलब मिनिमम टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं यहां से पार्टिकल जब यहां मूव करेगा, यहां से पार्टिकल जब यहां मूव करेगा, तो आप बताओ कितना हाइट नीचे आया, ये कितना हाइट नीचे आया। तो इसकी लंबाई अगर l मान ली जाए तो l cos थीटा, तो ये कितना हो गया l माइनस l cos थीटा। तो यहां से यहां आने में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mg l 1 माइनस cos थीटा,
ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब एम वी स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू, कैसे करें, ऐसा लिखें इसको, v इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा m, है ना, ये हो जाएगा 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, यही हम आपका है ना v मैक्सिमम, बोलो। ठीक, अब इसके पास इतनी अगर स्पीड है तो फिर यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, कितना होगा, v स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे टेंशन आपका होगा t मैक्सिमम, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg। क्या लिखोगे इक्वेशन आप, t मैक्सिमम माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, v आप निकाल चुके हो, यहां से पुट करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2mg 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, है ना। अब इसको उधर भेजो तो आपका t मैक्सिमम इज इक्वल टू mg ऑफ, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 कॉस थीटा नॉट। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आ गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आ गया। ठीक है ना। अब भी हमारा क्या कहा था, ऑप्शन बी कहा गया था हमसे, ऑप्शन की मैक्सिमम टेंशन निकालना है हम लोग को, है ना। चलो पता करते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो रेशियो है ये है 3, है ना। चलिए पुट करें, ये आपके पास आ चुका है मैक्सिमम टेंशन, ये आपके पास है मिनिमम टेंशन, डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 कॉस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा नॉट, है ना। तो कितना हो गया, कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू, ये 3 टाइम्स 2 तो ये जाएगा आपका 3/5, इसका मतलब एंगल आपका आ गया 53, है ना। अब देखो, अब अभी आपका डी बी ऑप्शन मिल गया ना, ऑप्शन नंबर डी बी सही है ना, 45 से 60 के बीच में है ना ये। ठीक, अगर एंगल निकल चुका है तो इसको पुट कर लें आप इस वाले इक्वेशन में, है ना, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम टेंशन, है ना। कितना हो जाएगा, बी मैक्स इक्वल टू एम जी ऑफ 3 माइनस 2 इंटू 3/5, है ना। ये आपका आ जाएगा 9/5 mg, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा आ गया, ये बी आपका ऑप्शन आ गया, है ना। और क्या पूछा गया सी में, मैक्सिमम वेलोसिटी। इस एंगल को आप यहां पुट कर लें तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकल जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, v मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू एल, क्या था इसमें, लेंथ था आपका 2 मीटर, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इट विल बी 2/5। ये सॉल्व करें आप, अप्रॉक्सीमेटली 3.96 मीटर पर सेकेंड आपका रिजल्ट आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट वन। द टू स्मॉल masses, small m and capital M, lies on a large horizontal frictionless circular track of radius capital R. The two masses are free to slide on the track but constrained to move along a circle. मूव करने के लिए फ्री है लेकिन सर्किल में ही मूव करेंगे। Initially the two masses are tied by a thread with a compressed spring between them, spring of negligible length being attached with none of the two masses. अटैच किससे नहीं, सिर्फ टच कर रहा है, ओके। The compressed spring stores a potential energy unit at a certain time t equal to 0. The thread is burned. बर्न करोगे, स्प्रिंग से दोनों मासेस बाउंस करेंगे बाहर की ओर, स्प्रिंग को वहीं छोड़ के दोनों मास मूव कर जाएंगे, है ना। तो कहता है and the two masses are released to run opposite to each other leaving the spring behind. स्प्रिंग छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। The total mechanical energy remaining conserved on the circular track, the two masses make a head-on perfectly elastic collision. Take
कैपिटल M इक्वल टू 2m फॉर ऑल कैलकुलेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। ठीक है, क्या क्या निकालना है हमें, कितना एंगल घूमने के बाद मास m टकराएगा, और क्या निकालना है हमें, मास m वाली की स्पीड निकालनी है, फिर क्या निकालना है हमें, टाइम टेकन टू कोलाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट कोलिजन का टाइम इंटरवल, दूसरा निकालना है टाइम टेकन फॉर द सेकेंड कोलिजन। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया था हमें एक सर्कुलर ट्रैक, चलो एक सब बनाया जाए सर्कुलर ट्रैक। ये आपका सर्कुलर ट्रैक, ये एक सर्कुलर ट्रैक मान लिया जाए। ठीक है, इसमें दो मासेस, एक m और एक 2m, दोनों एक स्प्रिंग से बंधे हुए थे, है ना, जो स्प्रिंग इन दोनों को बाहर धकेलेगा। तो जब स्प्रिंग इन दोनों को धकेलेगा, तो जब ये दोनों आगे बढ़ेंगे, तो मैंने मान लिया इस वाले का स्पीड अगर हमारा v है, इस वाले का स्पीड अगर v है ना, तो फिर इसका स्पीड 2v होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, हमेशा हमेशा इनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, तो मोमेंटम हमारा कंजर्व होना चाहिए। इसलिए पहले अगर मोमेंटम 0 था, तो अभी भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो इसका मोमेंटम इस तरफ, इसका इस तरफ बराबर होना चाहिए, है ना। और इन दोनों को एनर्जी कहां से मिलेगी, स्प्रिंग से ही मिलेगी ना। इसका मतलब हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू 2v स्क्वायर, राइट ना। ये कहां से मिलेगी, स्प्रिंग की जो एनर्जी थी पहले, यू नॉट, है ना। इससे क्या आ जाएगा आपका, इससे आपका आ जाएगा 2 कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल, बचेगा 2 ऊपर में, है ना। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 3, तो 3m v स्क्वायर इक्वल टू यू नॉट। इसका मतलब हो जाएगा आपका v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू नॉट बाई 3m। ठीक है, ये आपका स्पीड आ गया किसी एक पार्टिकल का, राइट ना। ठीक है, तो v हमारा आ गया इसका। तो दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, दूसरे वाले का स्पीड हो गया 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना, 4 यू नॉट बाई 3m। तो आपने देखा कि आपका ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, आपका ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, राइट ना। ठीक, अब जब इनके कोलाइड करने की बात करें तो बिल्कुल दिखता होगा आपको, इसका स्पीड v है, इसका स्पीड 2v है। इसका मतलब इनमें कॉलिजन जब होगा तो दोनों इक्वल टाइम ट्रेवल करेंगे, है ना। तो चूंकि इसकी स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। और जहां पे दोनों कोलाइड करेंगे बेटा, है ना, उसका एंगल यहां से और यहां से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जो इनकी वेलोसिटी का रेशियो है 1:2 का एंगल, है ना, 1:2 का एंगल। तो 2 पाई एंगल को आप 1:2 में तोड़ें तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3 और ये हो जाएगा आपका 4 पाई बाई 3। तो m मास 4 पाई बाई 3 एंगल मूव करने के बाद कोलाइड किया ना, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही आ गया। ठीक है, अब चलो हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी भी। बी चेक किया जाए। बी चेक करने में क्या कहोगे आप कि बी वाले केस में इस वाले एंगल को पकड़ लो, है ना, वेलोसिटी ऑफ मास m। नहीं, बी तो हो गया चेक हमारा ना, सी चेक करना है हमको। अब क्वेश्चन नंबर सी चेक करना है। सी क्या कहता है हमसे, सी कहता है द टाइम टेकन टू कोलाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। किसी एक को पकड़ लो, 2 पाई बाई 3 एंगल इंटू आर, क्या हो गया ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू इसकी स्पीड v इंटू टाइम। स्पीड आपके सामने है, पुट करो, टी निकालो, है ना। अब टी निकालो, आप पाओगे सी वाला ऑप्शन भी सही है, राइट ना। ठीक है, अब डी वाले के लिए, डी वाले के लिए टाइम फॉर द सेकेंड कॉलिजन। सोचो अब, जब ये पार्टिकल आके टकराई और इस क्वेश्चन में कहा गया हमें इलास्टिक कॉलिजन है, इसका मतलब E इज इक्वल टू 1, है ना। तो V सेपरेशन बाई V अप्रोच। तो बताइए इनकी अप्रोच करने की वेलोसिटी कितनी थी, तो इसकी स्पीड थी ऐसे में V और इसकी थी ऐसे 2v, है ना। तो अप्रोच वेलोसिटी की 3v, रिलेटिव वेलोसिटी 3v।
तो सेपरेशन की वेलोसिटी भी 3v होगा क्योंकि E इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हुआ जितना समय आने में लगा है उतना ही समय लगेगा सेकेंड कोलिजन में, क्योंकि कोलिजन से इनकी रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है ना। तो हर कोलिजन बराबर समय के बाद होता जाएगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट कोलिजन इस टाइम पे हुआ है तो अब आगे के कोलिजन्स इस टाइम के इंटीग्रल मल्टीपल पे होंगे, है ना, जो कि आपको नहीं दिख रहा, ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है।